8 राज्य 58 लोकसभा सीटें जिस पर मतदान हो रहा है और कुछ दिग्गजों की तस्वीर के साथ शुरू करते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में वोटिंग कास्ट की गई। राज्य के अलग अलग जगहों की पोलिंग बूथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कपिल देव आपको यहाँ पर दिख रहे हैं तस्वीरों में। इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा मतदान करते हुए, सुवर्णा राज, कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, ये तमाम दिग्गज मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आए। सुनील अरोड़ा, मीनाक्षी लेखी, संजय सिंह, दीपेंद्र सिंह हुड्डा वोट कास्ट करते हुए नजर आए। सुरजेवाला आपको तस्वीर में दिख रहे हैं। सुवर्णा राज, कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। अरविंद केजरीवाल यहां पर आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। अरविंद पनगढ़िया आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। सुनील अरोड़ा की तस्वीर मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए। और अदिति, ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास इसलिए भी क्योंकि जब देश की राजधानी दिल्ली में वोट कास्ट हो रहा हो और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो दिग्गज नज़र आ रहे हैं, अपील भी है लोगों से और वोटिंग परसेंटेज भी ऐसा लग रहा है कि पिछले बार के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ा है। शिखा, दरअसल मैं झारखंड की भी तस्वीरें देख रही थी जब महेंद्र सिंह धोनी निकले। तो कई बार क्या होता है कि वैसे तो उत्साह बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा जनता में, लेकिन कम से कम जब ये दिग्गज चेहरे, वो चेहरे जो अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं सोशल लाइफ में या फिर अपनी सोसाइटी में, वो निकलते हैं तो उस बहाने ही लोग वोट करने उस बूथ पर चले आएँ, ये बात अलग है। लेकिन बहुत दुखद बात है कि देश में लोकतंत्र का महोत्सव है, लगातार हर तरह से अपील है, हर तरह से जिससे संसाधन की बात करें अगर वो भी है, उसके बावजूद भी वोटिंग परसेंटेज उतना ज़्यादा नहीं है। अब चाहे अगर बात करें एनडीए की, एनडीए को अपने पुराने नंबरों को भी संजो के रखने के लिए पुराना वोटिंग परसेंटेज जो कि अभी तक नहीं रहा है, अगर फेजेस की बात करें, उस तक स्ट्राइक रेट पहुंचानी थी। और वहीं अगर इंडिया गठबंधन को अपने पुराने परफॉर्मेंस से बेहतरी पर आना है या यूं कह लें कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें गिरानी है तो भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना, तो वोटिंग परसेंटेज हर तरह से बढ़ना जरूरी है। और जो दिग्गजों का चेहरे आपने दिखाया, जिसमें अरविंद पनगढ़िया से लेकर तमाम, सुनील अरोड़ा से लेकर तमाम जो चेहरे थे, कपिल देव थे, इन सबको देखने के लिए कई बार लोग बाहर निकलते हैं और फिर वोट कर देते हैं। तो वोट बढ़ने का एक ही साधन हो सकता है इन्फ्लुएंस। अदरवाइज जिस तरीके का वोटिंग परसेंटेज अभी छठे चरण तक आया है, वो ये बताता है कि इस लोकतंत्र के उत्सव में लोग घर पे, और इसकी वजह हो सकती है कई बार भारतीय जनता पार्टी का वर्कर इतना ज्यादा, और इससे सवाल पूछा भी गया है प्रधानमंत्री से कि आपका वर्कर इतना कॉन्फिडेंट है या फिर आपके वोटर्स इतने कॉन्फिडेंट है कि आप तो आएंगे ही आएंगे, 400 का आपने आंकड़ा दे ही दिया है तो शायद निकल नहीं रहे, तमाम तरीके की बातें हुई। लेकिन अगर आपने वोटिंग परसेंटेज का सवाल किया है तो अभी इंतजार रहेगा कि 6 बजे तक के आंकड़े क्या निकल कर। अच्छा विपिन जी, अब हमने तमाम चुनावी मुद्दे देखे हैं, तैयारी 5 साल से होती ही रही है, ऑब्वियसली तैयारी जो पॉलिटिकल पार्टी से करती है, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा ये बड़ा अहम रहा और इस बार के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका राम मंदिर भी निभा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास जो सत्ता पे काबिज लोग हैं उनके पास एक ही मुद्दा रहा, हालांकि न्यायालय का फैसला था, लेकिन जमीन पर लाने की बात हमेशा से बीजेपी करती रही। क्या फायदा मिल सकता है विपिन जी? देखिए, आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है और 2 फैक्टर्स की बहुत अहमियत है राजनीति में और देश के लिए। क्योंकि देखिए, भले ही हम 21वीं सदी में हैं और जब 22वीं सदी में भी प्रवेश करेंगे तब भी 2 फैक्टर्स, विकास और धर्म आस्था। क्योंकि हम जब ये अपेक्षा करते हैं कि हम दूसरों की धर्म आस्था का सम्मान करते हैं तो हम ये भी उम्मीद लगा के बैठते हैं कि दूसरे भी हमारी धर्म आस्था का सम्मान करें। तो इतने वर्षों से जब प्रभु राम तरपाल में थे, उसके बाद एक जंग लड़ी और यहाँ पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये फैसला न्यायालय का था। और 9 नवंबर 2019 को जब ये ऐतिहासिक निर्णय आया और देश ने इसको स्वीकार करा और बहुत अच्छी नज़ीर पेश करी, तो यहाँ पर कोई भी राजनीतिक दल ऐसा मौका छोड़ेगा नहीं। चाहे ये लोग, अगर कांग्रेस ने ये कार्य करा होता तो वो भी श्रेय लेते, सपा ने करा होता तो वो भी श्रेय लेते। तो यहाँ पर कोई भी मौका नहीं छोड़ता, मौका पर सब नेता हैं, राजनीतिक दल हैं और ये स्वाभाविक भी है। तो यहाँ पर दोनों फैक्टर्स, देखिए विकास, क्योंकि अगर हम तुलना करें कि पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, फिर नीति आयोग का गठन हुआ, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा कि जो बदलाव आया 2014 के बाद। और फिर अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की बात करें
ऐसी तमाम बातें, अगर हम बात करें नीतियों की कि यहां पर मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, और एक प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से अपना एक सपना साझा करा कि आने वाले वक्त में हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन बनाएंगे। तो वो एक अच्छा संदेश गया, और वहां पर प्रेरणा लेते हुए पहल करी सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। उन्होंने बोला उत्तर प्रदेश का योगदान $1 ट्रिलियन होगा। तो इसका कहने का मतलब यह है कि यहां पर लोगों को दोनों चीजें की अहमियत समझ आती है, धर्म, आस्था और विकास। विकास को देखने के लिए चश्मा लगाने की आवश्यकता ना पड़े, और वहां पर ग्राउंड जीरो पे दिखना चाहिए। और अगर हम बात करें कि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हिंदुस्तान 5वें स्थान पे आया है, अभी चुनौतियां बेशुमार हैं। तो यहां पर आज का जो 21वीं सदी का वोटर है वो बहुत जागरूक हो चुका है, एक जन चेतना आई है, वो भली भांति समझता है। जैसे अभी अदिति जी पहले बोल रही थी, बहुत अहम बात इन्होंने बोली कि आज का जो वोटर है, हिंदुस्तानी वोटर है, वो भली भांति समझता है कि लोकसभा के चुनाव के क्या मायने हैं, विधानसभा के चुनाव के क्या मायने हैं, और नगर निगम के चुनाव के क्या मायने हैं। आप दिल्ली ले लीजिए, कितनी बेहतरीन केस स्टडी है। मतलब हम लोग हार्वर्ड की बात करते हैं और बड़े बड़े बी स्कूल्स की बात करते हैं, वहां पर केस स्टडीज का हवाला दिया जाता है। तो दिल्ली का जो लोग पैटर्न है, वोटिंग पैटर्न, वो कितना बेहतरीन है। अच्छा, वोटिंग पैटर्न का सर आप जिक्र कर रहे हैं, एक बार 3 बजे क्या है वोटिंग परसेंटेज वो देख लेते हैं, फिर मैं आती हूँ आपके पास। 8 राज्य, 58 लोकसभा सीटें, मतदान लगातार जारी, 49.20% मतदान दोपहर 3 बजे तक किया गया। हाँ सर, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। दिल्ली का जो मॉडल, दिल्ली का वोटिंग पैटर्न का जो मॉडल है, वो एक बेहतरीन केस स्टडी बन सकता है कि जनता वही है, बदली नहीं है। जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, अगर हम 2014 की बात करें, 19 की बात करें, बिल्कुल साफ बहुमत, एक स्पष्ट बहुमत भाजपा के नाम, 7 सीटें। विधानसभा के चुनाव होते हैं, वही जनता है, वहां पर प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को। तो इसका मतलब क्या है, जनता समझती है, जनता जिसको जनार्दन बोलते हैं, वो भली भांति समझती है कि यहां पर किस पे, विधानसभा के चुनाव हो गए तो किन पे भरोसा जताना है, लोकसभा के चुनाव हो गए तो किन पे भरोसा जताना है। तो यहां पर ये बात, मुझे एक चीज और समझाइए आप, आपने 2 बहुत महत्वपूर्ण बात कही, विकास और आस्था और धर्म। विकास पे तो पॉलिटिकल पार्टीज वोट मांगती हैं, लेकिन आपकी बातों से भी और चुनाव प्रचार देख के भी ये नजर आया कि लोग विकास पे तो वोट मांग ही रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन धर्म पे भी मांग रहे हैं। जब हम धर्म पर आरक्षण की बात पर डिबेट होती है, मना करते हैं कि, और खुद लालू जी ने बोलने के बाद कहा कि आरक्षण धर्म अलग बातें हैं, मंडल का मैं वो रह चुका हूं, मंडल कमीशन, तमाम चीजें। मोदी जी ने भी कहा कि आरक्षण धर्म के नाम पे गलत है। तो फिर आपने कहा कि आस्था धर्म पे वोट मांगना भी गलत है। हम विकास पे वोट मांग सकते हैं, पर आस्था धर्म पे वोट क्यों मांग रहे हैं? मंदिर बनाना था, काम था, आपका वादा था, पर उस पे वोट मांगना सही है अगर आरक्षण मांगना सही नहीं है तो? नहीं, निश्चित बात है यहाँ पर, क्योंकि देखिए वही बात है कि राजनीति में हर बात को जायज करार दे दिया जाता है। जैसे कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, उसी तरह से राजनीति में भी हर एक बात को राजनेता जायज करार दे देते हैं, किसी न किसी तरह से अपनी सहूलियत के हिसाब से जस्टिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर, और वही बात है, मौका पर सारे नेता हैं, तो यहाँ पर धर्म आस्था के मुद्दे को वो बिल्कुल उसको आगे ले जाना चाहते हैं जनता के बीच की। देखिए कि ये लोग हमसे, विपक्ष पूछा करता था कि तारीख नहीं बताएंगे, तो हमने तो उस सपने को भी मुकम्मल करा और राम मंदिर आपके सामने। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, धर्म आस्था के साथ अगर ये संतुलन ना हो कि आप विकास की बात ना करें, बेरोजगारी की बात ना करें, महंगाई की बात ना करें, और सबसे बड़ी बात है कि आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि हम अर्थव्यवस्था को लेके आए हैं 5वें स्थान पर विश्व में, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, तो यहां पर सब बातों का आपस में जो बैलेंस है, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ वर्षों में जाएं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को आप ले, आयात निर्यात, तो एक बैलेंस नहीं हुआ करता था। अब यहां पर एक सोच उस दिशा में गई है कि आप आप इंपोर्ट उतना ही करें जितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहां पर एक नई सुबह का आगाज हुआ है, जिसका श्रेय पूरे देशवासियों को जाता है, पॉलिसी मेकर्स को जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हर्ष जी, अब सर जिस बात का जिक्र कर रहे हैं विपिन जी, वो कह रहे हैं कि जो कुछ मुद्दे हैं वो धरातल पर रखे गए, धरातल पर जब उन मुद्दों को रखे गए और कुछ साकार किए गए, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल राम मंदिर। अब एक मुद्दा जो बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही है चुनाव के ही हाल फिलहाल से पीछे से, वो है पीओके का मुद्दा। तो क्या लगता है पीओके के मुद्दे को लेकर के जैसे ही बीजेपी धरातल पर आई है, क्या इसका बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा? क्या इस मुद्दे से 400 प्लस का टारगेट पूरा हो पाएगा?
देखिए, जैसे कि हमने राम मंदिर का देखा, 370 का देखा, जो 2014 और 2019 के मैनिफेस्टो में थे बीजेपी के, वो बीजेपी ने साकार किया है। लेकिन अगर आप उसको देखें, वो एक डोमेस्टिक मुद्दे थे और पीओके एक तरीके से सीधा इंटरनेशनलाइज हो जाता है, जिसमें काफी सारे प्लेयर आ जाते हैं। उसमें चाइना का भी दखल रहेगा, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स का भी दखल रहेगा, तो डेफिनेटली मुश्किल होने वाला है। बट एटलीस्ट कोई पार्टी अब मुखर होकर ये बात कर रही है कि पीओके हमारा है। अब वो जो एक स्टेटस को मेंटेन था कि ठीक है पीओके उनका है और जो हिंदुस्तानी कश्मीर है वो सिर्फ हमारे पास है, तो एटलीस्ट वो धारणा अब खत्म हो रही है। इसमें बहुत अच्छी बात ये हुई है, आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, चाहे आप कांग्रेस से हो, भाजपा से हो, आम आदमी पार्टी से हो, लेकिन जब देश हित की बात होती है, देश के एक ढांचे की बात होती है, तो ये बीजेपी ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है कि वो पीओके को वापस लेने की बात कर रहे हैं, वो स्टेटस को चैलेंज कर रहे हैं। और जैसे कि विपिन जी ने कहा कि जो हम धर्म के नाम पे वोट लेते हैं पॉलिटिकल दल, मैं उसको गलत नहीं मानता। देखिए, धर्म, विकास, ये सब सारी चीजें हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा हैं। हमें विकास भी चाहिए, बट एक हमें हमारी सिविलाइजेशन पे, हमें हमारे धर्म पे गर्व भी होना चाहिए। अगर किसी एक इतने बड़े समाज का, इतने बड़े सिविलाइजेशन का, मैं एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहूंगा। आप विश्व में कितनी भी पुरानी सिविलाइजेशन देख लीजिए, चाहे वो इजिप्ट की थी, चाहे वो क्या कहते हैं पर्शियन सिविलाइजेशन थी, सारी निस्तानाबूत हो गई। सब अब एक पर्टिकुलर धर्म के उसमें ही कागज हैं कि भाई एक ही धर्म का उन पे राज है, पर उनकी जो हकीकत में उनकी सिविलाइजेशन थी वो खत्म हो चुकी है। लोग आज भी हैं, बट देयर इज नो कंटिन्यूटी इन दो सिविलाइजेशंस। इंडियन सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन दैट इज इन कंटिन्यूटी। और अगर हमें हमारी सभ्यता पे, हमारे धर्म पे गर्व नहीं होगा, तो प्रोग्रेस के भी कोई मायने नहीं है। जो देश अपने पे गर्व नहीं कर सकता, तो वो प्रोग्रेस के टुवर्ड्स भी बढ़ नहीं सकता। बेहद खूबसूरत बात आपने कही, लेकिन इससे जुड़ा हुआ है, सिविलाइजेशन का जिक्र किया आपने, हमारे अस्तित्व का जिक्र किया। चुनाव चल रहा है देश में, हम धर्म पे बात कर रहे हैं, हम विकास पे बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम होंगे ही नहीं तो हम किस सिविलाइजेशन, किस धर्म की बात कर रहे हैं? किसी पॉलिटिकल पार्टी ने क्या उत्तराखंड के पहाड़ों में जो आग लगी उत्तराखंड में, उसका जिक्र किया? क्या पंजाब और दिल्ली का चुनाव है, पंजाब का अगले हफ्ते है, दिल्ली का भी है, क्या पराली का जिक्र किया, उस पोल्यूशन का जिक्र किया, दिल्ली में ऑड इवन का जिक्र किया, फिर होने वाला दिसंबर आते आते, अक्टूबर आते आते क्या हमने जिक्र किया कि बेंगलुरु में पानी नहीं है? ये भी तो हमारे सिविलाइजेशन का हिस्सा है। हम लोग, आप लोग सब एक्सटेंड हो जाएंगे, ये सारे देश के वो हिस्से हैं जहां पे हमारा कोई ना कोई जानकार रहता है। पर इन चुनाव में हम धर्म के लिए बात कर रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि होनी भी चाहिए। उन्होंने कहा नेचुरली पॉलिटिकल पार्टी बात करती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना हवा साफ की बात कर रही है, ना कोई। अब आप देखिए, राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने अंग्रेजी मीडियम सरकारी स्कूल थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिव्यू कर रही है और कह रही है संसाधन नहीं है, बंद करेंगे। बहुत मुश्किल से ये सोच हुई थी कि सरकारी स्कूल भी अंग्रेजी हो सकते हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर रिव्यू करे कि संसाधन नहीं है। कौन से साधन है आपके दूसरे सरकारी स्कूलों में? तो आप सोचें कि हम धर्म पे जा रहे हैं, हम इतिहास पे, पीओके पे, पर हम बेसिक चीजों पे बात ही नहीं करते। मैं अदिति जी, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस पे कुछ विचार रखना चाहूंगा। देखिए, बहुत सवाल आपका महत्व रखता है कि G20 की बात करें, जो G20 समिट का आयोजन करा गया नई दिल्ली में, फिर दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ, तो यहां पर तवज्जो किस बात को दी गई और कौन सी बात उभर के आई? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs जिसको बोलते हैं। तो यहां पर वही बात है जिसकी आपने बात करी, क्लाइमेट चेंज की बात करी, क्लीन एनर्जी फ्यूल की बात करी, और यहां पर जीरो हंगर की बात करी, रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। तो ये सारी बातें जो आप अस्तित्व की बात कर रहे हैं कि वर्चस्व बरकरार रहे, कायम रहे, तो यहां पर दोनों बातें, क्योंकि ये संतुलन, मैंने तभी उस बात पे ज्यादा तवज्जो दी कि संतुलन, कि आप केवल धर्म आस्था की बात करेंगे तो जनता के बीच उनके दिलों में जगह नहीं बना पाएंगे। आपको साथ साथ विकास की बात करनी है और अंतरराष्ट्रीय पटल पे जो ग्लोबल मुद्दे हैं कि वैश्विक स्तर पर जिनको अहमियत देनी चाहिए, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। एक दौर था जब क्लाइमेट चेंज की कोई बात करता था तो सरे से खारिज कर दिया जाता था, उसको बोला क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं, ये क्लाइमेट चेंज क्या है? पेरिस क्लाइमेट चेंज जो बैठकें होती थी, समिट्स होते थे, उनको लगता था कि ये सिर्फ महज एक रिजॉर्ट मीटिंग्स हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है, ये धीरे धीरे लोगों को समझ आया। और सबसे जरूरी बात, मैं चाहता हूं आपके दर्शकों तक ये बात भी पहुंचे,
उत्तराखंड में जब बाढ़ आई थी उसका जब आकलन करा गया कि 50% वो जो क्षति हुई थी उससे बचा जा सकता था, बशर्ते जो कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं वहां पर वो बनाए नहीं गए होते। आप इको फ्रेंडली स्ट्रक्चर्स बनाते, प्री फ्लैट स्ट्रक्चर जो बोलते हैं। तो अभी क्या बदल गया अदिति? आपने तो जाकर के भी देखा, आपने तो ग्राउंड जीरो से आपने तमाम रिपोर्ट्स की हैं, तो अगर ये मुद्दा है और जिसका आप जिक्र कर रही थी, जिसका सर ने, विपिन जी ने जिक्र किया भी, उन मुद्दों में क्या बदला? कुछ भी तो नहीं बदला। उत्तराखंड में तो तमाम मुद्दे अभी भी वही हैं, जंगल में आग जिस पे सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई भी कर रहा है। हर्ष, फिर मैं आपके पास आऊंगी। तो अगर ये मुद्दे नहीं हैं तो फिर जनता को मुद्दे कौन से पसंद आ रहे हैं? क्योंकि वोट तो जनता कर रही है। धर्म, आस्था, जनता को पसंद आए ना आए, उनके सामने परोसा ही यही जा रहा है कि हम घर में घुस के मारेंगे, या हम कांग्रेस इंडिया गठबंधन कहती है तो संविधान बदल देंगे, डरा दिया जाता है। या तो उनको ये बताया जाता है, जैसे आज एक रैली में कहा गया कि जिनके पक्के मकान नहीं थे अब पक्के मकान हो जाएंगे 4 जून के बाद। फिर कोई कहता है कि हम आपको वापस से सिलेंडर 400 रुपए में दे देंगे, या तो हम आपको मुफ्त दे देंगे और हम पे डिपेंडेंट बना लेंगे। ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रही हूं मैं, हर जगह जाकर, या तो आप दक्षिण में चले जाइए, बेटी की शादी होगी सोना दे देंगे, वहां वो चलता है। तो बस मुफ्त 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 की परोसा जा रहा है, और जनता को जो समझ आता है, उनके नेता है और वो उसी तरीके से चलता है कि प्रजा है, वो राजा है, वो जो कहेंगे हम मान लेंगे। लेकिन असल मुद्दे जो एजुकेट किए जाने चाहिए, जो परसने चाहिए, वो नहीं परसे जा रहे। नहीं, लेकिन अदिति, इस बार के चुनाव में मुफ्त की रेवड़ी वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आपको नजर आया क्या? नहीं आया, क्योंकि कर्नाटक में इतना ज्यादा मुफ्त की रेवड़ी हो गई थी कि आज आप वहां जाइए, जब हाल ही में कांग्रेस की सरकार आई है, लेकिन वहां के लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए मुफ्त, क्योंकि जो 40 बसें कहीं थी 4 बसें दी जा रही हैं। हमें नहीं चाहिए मुफ्त, क्योंकि जो मुफ्त कहा था वो तो हो ही नहीं रहा, बल्कि हमारे बच्चे डिपेंडेंट हो जा रहे हैं। एक और जिक्र करती हूँ जो बहुत सरकार के लिए पॉजिटिव बात है, लेकिन अब इसमें देख लीजिए कितना पॉजिटिव है। मैं आसाम गई, साड़ी वाली की शॉप पे गई, मैंने पूछा ये साड़ी कितने की है, उनसे पूछा क्या माहौल है, उन्होंने कहा 50,000 की साड़ी है। मैंने कहा साड़ी महंगी है। उन्होंने कहा भैया एक कारीगर को 18 दिन लगते हैं साड़ी को बनाने में, ज्यादा दिन, महीना लग जाता है, अब तो कारीगर है ही नहीं। उन्होंने तारीफ करते हुए कहा, अपनी परेशानी बताई कि हमारे यहाँ कारीगर नहीं है, क्योंकि सरकार ने गांव-गांव में गैस दे दी, बिजली दे दिया, पक्का मकान दे दिया, राशन दे दिया। तो अब हमारे कारीगर कहते हैं ठीक है सरकार दे देगी, हम घर बैठे। उन्होंने शहर आके साड़ी बनाना बंद कर दिया। अब आप इसको विकास ले लीजिए, या आप इसको संसाधन ले लीजिए, साधन ले लीजिए, मुफ्त ले लीजिए, सब ले लीजिए। आप खुद तय कीजिए शिखा कि आप इसको क्या ले। नहीं, लेकिन आपने यहाँ तो सरकार की तारीफ कर दी है ना, और लेकिन अभी मैंने एक बड़ा अच्छा सा इंटरव्यू देखा, मनोज तिवारी जी थे, जब उनसे बात की गई तो ऐसा बताया गया, और इंटरव्यू में जो बात सामने आई, मनोज तिवारी भी कह रहे थे जिक्र, और थोड़े कंफ्यूज नजर आए, उस साक्षात्कार का मैं जिक्र कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि बीपीएल लाइन से नीचे लगभग 80% लोग हैं, और ही वॉज बिट कन्फ्यूज्ड। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि मुफ्त की रेवड़ी दे रही है, बीजेपी ने दिया है या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में रही उसने दिया है, फिर तो बीपीएल लाइन से बहुत ऊपर हम होने चाहिए, लेकिन वो नजर तो नहीं आया धरातल पर। हर्ष, फिर मैं आई एम कमिंग टू यू। बिल्कुल यही इशू है कि आप किसी को पैरों पे खड़ा कर रहे हो, आप एजुकेट कर रहे हो, या आप डिपेंडेंट बनाना चाहते हो, और फिर इसी डिपेंडेंट की लड़ाई में कोई पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी पे मुफ्त की रेडिया देता है, बीजेपी भी उसी लाइन पे आती है, कांग्रेस भी उसी लाइन पे आती है कि मुफ्त दे देंगे, जिससे कि वो जनता अगले 5 साल बाद फिर उस मुफ्त के बवंडर में आकर 5 साल बाद फिर कहे कि अरे यार जो देगा उसको कर लो, क्योंकि इस 5 साल में बीपीएल से ऊपर सरकारी नौकरियां सशक्त होना ये सब नहीं हुआ होगा। हर्ष, आपका रिएक्शन फिर करेंगे जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। देखिए अदिति जी की बात से मैं कुछ हद तक सहमत हूं। जो उन्होंने कहा, असम का एग्जाम्पल दिया कि बिजली दी गई, पानी दिया गया, संसाधन दिए गए, तो मैं उसमें कुछ गलत नहीं मानता। एक बेसिक नेसेसिटीज हैं हमारी सभ्यता की जो पूरी होनी चाहिए। किसी भी इंसान को बिजली मिले, एक अच्छी हेल्थ केयर मिले, एजुकेशन मिले, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसका पेट भरा हुआ हो। अब इसमें यह कहना कि वो शहर में आके काम नहीं कर रहे, आप बेटर तनख्वाह दीजिए, वो बिल्कुल काम करेंगे। अगर उन्हें तनख्वाह उस हिसाब से नहीं मिल रही, शहर में एक डिग्रेडेड जिंदगी जीनी पड़ रही है, एक छोटा मोटा काम करना पड़ रहा है, तो उससे बेहतर है कि वो अपने गाँव में रह के ही काम करें। और दूसरी चीज मैं ये भी मानता हूं, जो एक हम हर बार बात करते हैं कि शहरीकरण होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग शहर आए, तो दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। वी डोंट नीड स्मार्ट सिटीज, वी नीड स्मार्ट विलेजेस, वी नीड इंडिपेंडेंट क्या कहते हैं पूरा स्ट्रक्चर, कि एक अगर मैं गांव से ताल्लुक रखता हूं तो मैं अपने गांव में रह के ही काम कर सकूं, चाहे मैं अपना व्यवसाय कर सकूं, चाहे आईटी का कुछ कर सकूं, इतनी एक सुविधा होनी चाहिए। अब गांव गांव में इंटरनेट
पहुंच चुका है। आज क्या रोकता है कि एक बिहार का बच्चा वही इंटरनेट पाता है जो एक दिल्ली का बच्चा पाता जी। है। अगर वहां पे आईटी एजुकेशन होगी तो उस बिहार के बच्चे को, उस छत्तीसगढ़ के बच्चे को, झारखंड के बच्चे को, जम्मू कश्मीर के बच्चे को दिल्ली, मुंबई या बैंगलोर नहीं जाना पड़ेगा। तो दिस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज रियली नीडेड। आज इलेक्ट्रिसिफिकेशन हो चुका है पूरे देश भर में, जहां पे कभी बिजली नहीं गई थी आज वहां पे बिजली है, आज वहां पे इंटरनेट है, पानी के कनेक्शन घर घर पहुंचाए जा रहे हैं। तो ये मुफ्त की रेवड़ियां नहीं है, जो मोदी जी ने ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। और गडकरी जी का भी देखें, जो इतनी तेजी से नेशनल हाईवेज बनाए गए हैं, ये एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पे देश की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी। मुफ्त की रेवड़ी वो होती है कि आप ये कहें कि आप कितना भी कंज्यूम कीजिए, हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे। वो मेरे हिसाब से बीजेपी या फिर चलिए, लेकिन ये मुझे लगता है हर चीज पॉलिटिकल पार्टीज के अपने एजेंडे होते हैं और अलग अलग हथकंडे भी होते हैं। कन्हैया जी, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा जब कर रहे हैं तो फ्री की रेवड़ी हो जाए या फिर धरातल पर कुछ मुद्दों को लाना हो जाए जिससे सेंटिमेंट अलग हो, आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव में जब बीजेपी 400 प्लस का नारा देती है तो कौन से वो सेंटिमेंट्स हैं जिसे ऊपर करने की कोशिश बीजेपी कर रही है? और जैसे कि हर्ष जी ने कहा कि आईटी कंपनीज अगर बिहार में बन जाए तो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ, लेकिन जो केंद्र में सरकार होती है वो तो हमेशा राज्य पर ठीकरा फोड़ती है अगर उनका गठबंधन उस राज्य से नहीं है तो सत्ता में बैठे हुए लोग से। देखिए, मैं सुन रहा था आईटी, स्मार्ट सिटी, बेसिक चीज ये है किसी भी स्टेट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सिंचाई की अच्छी व्यवस्था, क्योंकि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। तो बढ़िया पानी की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, दूसरी शिक्षा की व्यवस्था। शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि शिक्षा जो होता है वो शेरनी का बीज होता है, इससे आदमी हर तरह से ताकतवर होता है। और तीसरा अस्पताल, क्या इसका मतलब धरातल पर है क्या? ये स्मार्ट आईटी वाईटी बहुत मैं सुन रहा हूँ, बुलेट ट्रेन, लेकिन इस पर काम नहीं हो रहा है। बिहार में भी आप चले जाइए कहीं भी, अस्पताल की क्या स्थिति है, सिंचाई की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है। तो बात इस पर होनी चाहिए। उसके बाद रोजगार पर बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, लेकिन पूरा बदल दिया गया है। और हम लोग कुछ देर पहले ये बात कर रहे थे किस तरह से जातीय मतलब जात के आधार पर वोट मांगा जा रहा है, धर्म के आधार पर बिहार में बंद हो गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी मैं जोगी जी को सुन रहा था, वो केवल जो है अब राम को जिसने लाया है हम उसको नहीं, मैं राम मंदिर पर ही उनका पूरा उसी से शुरू किया, उन्होंने खत्म किया। बिहार में ये नहीं है। देखिए, है क्या कि ये जो पॉलिटिशियन होते हैं, आप जो टिकट का बंटवारा होता है, आप देखिएगा कोई ऐसा कंस्टिट्यूएंसी नहीं है जो कास्ट पहला कंसिडरेशन होता है। वह आदमी कितना तेज है, कितना मतलब दिमाग से मजबूत है, कितना वर्कहोलिक है और कितना जानकार है। मैंने पॉलिटिकल पार्टी है नथिंग टू डू विद दैट। उसका इस क्षेत्र में सब चिन्हित है। अब मान लीजिए कि मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ चित्तौड़गढ़ है, औरंगाबाद, वहां आप किसी ईबीसी को नहीं दे सकती, ये जान लीजिए। तो ये तो वही से तो लिखा रहे, टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन भी जब करते हैं तो पहला कंसिडरेशन जात होता है। और यहाँ स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, जाहिर है। आई गॉट योर पॉइंट। और अदिति, देखिए, ये कन्हैया जी ये बात बहुत ही पते की बात उन्होंने कही कि जब राज्य में ही जो लोग वोट दे रहे हैं वो ये सोच ही नहीं रहे कि उनके मुद्दे क्या होने चाहिए, उन्हें चाहिए क्या। वो देख रहे हैं जातीय समीकरण, हम यादव हैं, यादव को वोट करेंगे, और पॉलिटिकल पार्टीज उसी पर खेल रही है। एब्सोल्युटली। इसलिए आपने कहा था कि किन मुद्दों पर जनता वोट कर रही है, तो मैंने जातीय समीकरण यही कहा था कि अदिति जी, प्राइम मिनिस्टर साहब को कहना पड़ा कि मैं भी अति पिछड़ा हूँ। जी भाई, क्यों उनको कहना पड़ेगा? देखिए, लोग अगर वोट करना बंद कर देंगे जाति पे तो पॉलिटिकल पार्टीज भी उसके बात नहीं करेंगी। जब वोट उस पे मिलेगा तो पॉलिटिकल पार्टीज भी उसी को वो करेंगी। नहीं, पर आप 2014 और 19 का चुनाव देखेंगे तो जाति पे नहीं हुआ था, क्योंकि तब लोगों को लग रहा था कि भ्रष्टाचार हटाना है। 2019 में लग रहा था कि घर में घुसकर पाकिस्तान को जवाब दिया है। तो आप मुद्दे ऐसे रखिए ना कि आप जनता को मजबूर करें कि वो राष्ट्रवाद में बड़े मुद्दों पर